तो हमने चैप्टर शुरू करा है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है, देखो भाई विलियन। तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट देखते हैं, हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, जो क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले मोल, मोल क्या होता है देखो भाई। फिर उसके बाद सांद्रता, ठीक है, मोल सांद्रता फिर हम देखेंगे, है ना, सांद्रता के जो पद हैं जिससे, है ना। उसके बाद हम विलेयता देखेंगे, ठीक है, उस पर हेनरी का नियम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद राउल्ट का नियम और फिर अणु संख्यक गुणधर्म। तो ये हम कंटेंट देखेंगे, ठीक है, ये सारा कंटेंट हम देखेंगे, ठीक है, चैप्टर। अब उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की। देखो मोल होता है एक नंबर, जैसे कि दर्जन वगैरह हमने बना रखे हैं, सैकड़ों बना रखे हैं, हज़ारों बना रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मोल भी एक क्या है, संख्या है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एवोगैड्रो संख्या से, ठीक है। एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नंबर दिया, ठीक है। ये नंबर है क्या, देखो भाई कार्बन 12, तुम्हें पता है कार्बन 12 ग्राम उसका होता है 12, तो कार्बन 12 ग्राम में, ठीक है, उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हमने क्या कहा है, एक मोल कहा है। अब उसमें कितनी परमाणु की संख्या है, इसको हमने कहा 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण जो हैं, है ना, इतने हमने क्या कहा है, मोल है, ठीक है। कार्बन 12 में उपस्थित 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या को हम मोल कहते हैं, ठीक है। ये एक पदार्थ की मात्रा के लिए हमने नंबर बनाया, ताकि क्योंकि पदार्थ कण के जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, अब उनको नापने के लिए एक चीज़ तो, एक इकाई तो, एक मेजरमेंट तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये 6.022 गुणा 10 की घात 23 बनाई है, ठीक है, इतने मोल है। अब मोल निकालते कैसे हैं, मान लो कोई हमें परमाणु दिया हुआ है, अब उसका मोल कैसे निकाले। तो मोल निकालने के लिए, और मोल को डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भार बटे में मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान भी दो हो सकते हैं, एक तो अणु भार हो सकता है, एक परमाणु भार हो सकता है। परमाणु मीन्स सिर्फ एक परमाणु, अणु मतलब जैसे कि N2 CO2 H2 ये सब अणु है, ठीक है। अणु भार या परमाणु भार, ये देखो ये कहाँ गया, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। भार बटे में जो हमारा है दिया गया भार, और उसके बाद मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब उसके बाद, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए ग्राम में, याद रखते हैं ग्राम में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे KClO3 है, ठीक है, इसमें पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, और उसमें कुछ भार दिया गया। अब उसका भार बटे में अणु भार कर देंगे, अणु भार निकाला, पोटेशियम होता है 19वें नंबर पर, तो 19 का डबल कर दो तो कुछ आएगा 39 कुछ, ठीक है। तो 39 के याद करने पड़ते हैं, अलग अलग परमाणुओं के भार होते हैं, ठीक है। तो 39 ग्राम हो गया। और Cl जो है वो होता है 35.4, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ग्राम में भार होता है 16, ठीक है। तो 3 है तो 16 गुणा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो कुछ 122.5 ग्राम आएगा, और इसको हम बटे में कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे इसके, तो 3 मोल आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल निकाल सकते हैं भाई, बस सबके अणु जो परमाणु भार है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला है, देखो अगर मान लो हमसे पूछ ले कणों की संख्या बताओ, कणों की संख्या, जैसे अभी हमने 6.0 गुणा 10 अभी कण बताए, इतने कण हैं। अब यही कणों की संख्या पूछ ले, तो मान लो 3 मोल हमें दिया, अभी हमने 3 मोल निकाला, तो 3 मोल को अब हमें कण बताना है, इसमें कण कितने हैं। तो 3 मोल मतलब क्या है, 3 गुणा एवोगैड्रो संख्या, मतलब 6.0 गुणा 10 की घात 23 ये। तो इससे हम क्या निकालेंगे, कण निकालेंगे, मतलब मोल निकालो फिर उसके कण निकाल दो। या एक और काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमें कण ही दिए हुए हैं, उससे हमें मोल निकालना है, तो कण बटे में एवोगैड्रो संख्या जो कि है हमारी 6.022 गुणा 10 की घात इतनी, उससे निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे हमें मोल निकालना है, कणों की संख्या दी, तो कणों की संख्या बटे में जो हमारी एवोगैड्रो संख्या, उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके यहाँ पर क्वेश्चन भी इसी तरीके से आया कि CO2 हमें दी गई है, और उसके अणुओं को 220 मिलीग्राम CO2 से हटा लिया जाए तो शेष CO2 के मोल होंगे। मतलब इतने हमें अणुओं, मतलब 220 मिलीग्राम CO2 से 6 गुणा 10 की घात 20 अणु को हटा लिया गया। अब उसमें से CO2 शेष बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमने सबसे पहले
220 ग्राम में से इसको माइनस करना है, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो हमें मिलीग्राम में दिया गया, उसको ग्राम में पहले बदलना पड़ेगा। तो ग्राम में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद मोल निकालने के लिए भार बटे में अणु भार, ये सब करा हमने। तो क्या निकला है, मोल निकला है, जो कि है 1 गुणा 10⁻³ और अगर हम उसकी अणु दे रखे, अणु से मोल निकालें तो अणु बटे में हमारा क्या हो जाएगा, जो एवोगैड्रो संख्या उससे डिवाइड हो जाएगा। तो सॉरी, वो जो उसका आंसर आया था वो आया था 5 गुणा 10⁻³ और ये आया है 1 गुणा 10⁻³। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों मोल हैं, तो शेष मोल हमारे आ जाएंगे, जो कि हो गया। और ये माइनस किस तरीके से होगा ये याद रखना। सबसे पहले ये देखो 5, ये 5 गुणा में पहले इस तरीके से इसको 1 गुणा ये बनाएंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और 5 में से -1 करेंगे तो 4, तो 4 गुणा 10⁻³ मोल ये शेष बचेंगे, ये ध्यान में रखना। अब किसी गैस के लिए अब हम देखते हैं, देखो मोल किसी गैस के लिए अगर हम निकालना है तो एनटीपी एसटीपी पर जो 1 मोल की जो गैस में संख्या होती है 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल जो एवोगैड्रो उसकी अगर गैस में करें तो होती है 22.4 लीटर। तो अब एसटीपी एनटीपी क्या होता है, इसे हम कहते हैं मानक ताप दाब, और एनटीपी को हम कहते हैं सामान्य ताप दाब, और इनकी संख्या हमने लिख रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे एसटीपी पर देखें तो प्रेशर 1 बार होगा, और टेम्परेचर को देखो तो 0 डिग्री यानी कि 273.15 केल्विन, ठीक है। अगर हम एनटीपी पर देखें तो प्रेशर हम एटीएम में लेते हैं, वहाँ बार में ले रहे हैं या एटीएम, और बार एटीएम में संबंध जो होता है वो होता है 0.984 कुछ समथिंग एटीएम का, मतलब बार ज़्यादा होता है, एक बार मतलब 0.984, तो बार बड़ा है किससे, एटीएम से, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एनटीपी पर है उस टेम्परेचर होता 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि हुआ कितना 293.15 केल्विन, ठीक है। 273 में 20 ऐड कर दो तो 293.15 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मोल गैस मैंने बताया 22.4 लीटर होते हैं, ठीक है। एसटीपी और एनटीपी दोनों पर हम ये देखते हैं। अब क्वेश्चन भी इसे देखिए, 44.8 लीटर CO2 है एसटीपी पर, तो उससे CO2 के मोल होंगे। अब इतने दे रखे हैं और हमें पता है कि दिया गया जो हमारा आयतन है बटे में क्या कर दो 22.4, तो आंसर आ जाएगा। तो 22 से 44.8 कटा तो 2 मोल आंसर आ गए। अब क्वेश्चन 4 देखो, 4.25 ग्राम NH3 में परमाणुओं की संख्या लगभग होगी। यहाँ अणुओं की संख्या नहीं देखनी हमें, परमाणुओं की संख्या। तो NH3 एक अणु है, उसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, और दिया गया भार है, और फिर पहले हम करेंगे अणु भार, फिर अणु भार का मल्टीप्लाई करेंगे परमाणुओं की संख्या से। देखो किस तरीके से हमें संख्या निकालनी। सबसे पहले तो परमाणु इसमें कितने 4 हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। सबसे पहले हम परमाणु की अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। तो दिया गया भार बटे में अणु भार करेंगे, ठीक है। तो NH3 का अणु भार 14 और 2 कितना हो गया 15, नहीं 14 और 3 है तो 17 हो जाएगा। 17 और इसका इस तरीके से हम निकालेंगे तो कुछ मोल आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इस तरीके मोल आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या निकालेंगे एवोगैड्रो संख्या से Na से। अब हमें परमाणु की संख्या निकालनी है, तो अब इसका इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 4 से, क्योंकि परमाणु की संख्या कितनी निकालनी, वो परमाणु कितने 4, तो आंसर आएगा 6.10⁻30। तो ये आ सकता है भाई, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, इस वजह से मैंने ये बताया। अब हम यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या व परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, अणुओं और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, मतलब कि संख्या निकालनी है नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन में अगर परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है दिया गया है कि इसमें अणु में, तो ये चीज़ दिमाग में डालनी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन किस में होगा, N2 के फॉर्म में होगा। तो हमें सबसे पहले मोल निकालने हैं N2 के, ग्राम बटे में अणु भार, और हाँ अणु भार करा तो उससे क्या निकल गया, अणुओं की संख्या के लिए हमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 बटे में 28, क्योंकि 14 14 28 हो जाएगा, और गुणा एवोगैड्रो संख्या से निकल आएगा अणु संख्या, अणु है ना। और अगर हमें परमाणुओं की निकालनी तो N2 कितने 2, तो सारी चीज़ें 28 गुणा Na और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो परमाणुओं की संख्या निकल आएगी।
थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि है SO2 का आणविक भार बताओ। अब यहाँ पर लोगों को आणविक भार में और मोलर द्रव्यमान में, मुझे भी जो कि था अब नहीं है, आणविक भार और मोलर भार, ये जो मोलर द्रव्यमान है उसमें संबंध क्या। देखो अगर आणविक भार की बात हो रही तो इसका मतलब एक अणु का भार, एक अणु के भार को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एक अणु का भार एटॉमिक मास यूनिट। और एक मोलर द्रव्यमान का मतलब कि ग्राम अणु भार, मोलर ग्राम अणु भार, तो ग्राम में होगा। तो जहाँ पर हम आणविक भार की बात करें वहाँ AMU, जहाँ हम मोलर द्रव्यमान की बात करें वहाँ ग्राम में। तो यहाँ जो SO2 का आणविक भार होगा, देखो सल्फर होता है 16, और 16 है ना, और ऑक्सीजन 8 16 और यहाँ पे 32 और 32 कितना हो जाएगा, 6 4 64। तो 64 अब यहाँ ग्राम नहीं लिखेंगे, हमसे कह रहा है आणविक भार बताओ, तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU में लिखेंगे 64 म्यू, ठीक है। अब उसके बाद 4.4 ग्राम अज्ञात गैस है STP पर 2.24 लीटर आयतन घेरती है, तो उसकी क्या कौन सी गैस होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर हमें देखना है, दिया गया बाहर है और अज्ञात गैस को बताना है कौन सी है, और हमें आयतन भी दिया गया है। तो दिया गया भार बटे में क्या हो जाएगा, अणु भार से हम अलग अलग करके देख लेंगे, और इनके बीच में संबंध हम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकाला हमने, संबंध। तो दिया गया भार और अणु भार से और वहाँ पे दिया गया क्या है, आयतन, और बटे में जो हमारा STP पर आयतन होता है, इन दोनों में संबंध देखा। तो मोलर द्रव्यमान अलग अलग रखते रखते हम इस तरीके से, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये होगा, नहीं होगा, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो चौथा हमारा आएगा 1 और 3 हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर D होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं विलयनों की सांद्रताओं की इकाइयाँ। तो बहुत सारी हमने सांद्रता की इकाइयाँ बनाई, वो सांद्रता होती क्या है, देखो सांद्रता होती है निश्चित ताप पर विलयन में विलय की मात्रा, ठीक है। निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब ये अलग अलग इकाइयाँ होती है, जैसे नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी से N से करते हैं, मोलरता, मोलैरिटी M बड़े कैपिटल M से, मोललता जैसे मोलैलिटी जो छोटे M से करते हैं। अब विलयन की सामर्थ्य जैसे भार बटे भार परसेंटेज, है ना, जैसे हम क्या प्रतिशतता, है ना, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है। मोल अंश या मोल प्रभार, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें।